नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से बीपीएससी करंट अफेयर की इस रिवीजन सीरीज़ में। ठीक है, चूँकि डेट आ चुका है, अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन बाकी है सिर्फ। तो आज से हम क्या करेंगे कि करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है, मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू जो जिससे आने की संभावना बनती है एग्ज़ाम में, हम वो एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है तो अब हमें चीज़ों को जल्दी जल्दी एमसीक्यू के फॉर्म में करना होगा, और एमसीक्यू के फॉर्म में करने से हमें चीज़ें याद भी रहेंगी और हम एग्ज़ाम में अपने क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं इस रिवीजन सीरीज़ में आपको कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा दूँ, ताकि आपको करंट के पोर्शन से एटलीस्ट कोई दिक्कत ना हो एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन कि बिहार के किस जिले की मीरा कुमारी वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स यानी कि WSPS वर्ल्ड कप 2024 के लिए भारतीय पैरा शूटिंग टीम की कोच नियुक्त की गई हैं। ठीक है, यानी कि जो मीरा कुमारी हैं वो बिहार के आखिर किस ज़िले की हैं जिनको अभी अभी वर्ल्ड कप 2024 वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स में भारतीय पैरा शूटिंग टीम की कोच नियुक्त किया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए अररिया, बी किशनगंज, सी पूर्णिया और डी कटिहार। तो दोस्तों, मीरा कुमारी जो है वो बिहार के पूर्णिया की रहने वाली हैं। ठीक है, मीरा कुमारी एक राइफल शूटर हैं। ठीक है, राइफल शूटर, और उन्होंने इसमें कई पदक ऑलरेडी जीत चुकी हैं। वो कई मेडल जीते हैं उन्होंने बिहार के, और बिहार का और साथ साथ भारत का नाम भी गौरवान्वित किया है। ठीक है, तो इनके बारे में अगर आपको मौका मिले तो इनकी जीवनी को भी पढ़ सकते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी राइफल शूटिंग को स्टार्ट करा। उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा था, बट फिर भी वो हार नहीं मानी। बट फिलहाल एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से हमें बस इतना जानना अभी इनका कि वो अभी वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप वर्ल्ड कप के लिए और टीम की कोच नियुक्त की गई हैं। उसके अलावा वो एक राइफल शूटर हैं, बिहार के पूर्णिया ज़िले से वो बिलोंग करती हैं। तो इतना जानकारी अभी के लिए इनके बारे में इनफ है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 21 राज्यों में 102 सीटों पर कुल 68.29% प्रतिशत वोटिंग हुई। बताएं कि सबसे कम वोटिंग कहां पे हुई। सबसे कम वोटिंग कहां पे हुई? पहला चरण कब हुआ था दोस्तों? तो 19 अप्रैल को हुआ था। ऑप्शन में है आपके ए लक्षद्वीप, बी उत्तर प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल और डी बिहार। तो दोस्तों, सबसे कम वोटिंग जो है वो बिहार में हुई। कितनी प्रतिशत? सिर्फ 46.32%। ठीक है, 4 लोकसभा सीट पे बिहार में पहले चरण में चुनाव हुआ था। मैंने पिछले वीडियोस में करा दिया है बिहार लोकसभा चुनाव स्पेशली कि आखिर कब कब किस चरण में बिहार में किस चरण में कौन से लोकसभा क्षेत्र का चुनाव हुआ, ये सारे मैंने करा रखा है। तो आप जाके प्लेलिस्ट में वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो का PDF भी चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है वहाँ से जाके सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा वोट कहाँ पे हुआ था? तो पश्चिम बंगाल में। इसकी प्रतिशत क्या थी दोस्तों? तो 77.57%। ठीक है, 77.57%। तो हो गया इसका आंसर कि सबसे कम वोटिंग जो है पहले चरण में वो बिहार में हुई थी, उसका प्रतिशत था 46.32%, और सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में हुई 77.57%। और पहले चरण में कितने लोकसभा क्षेत्र का चुनाव हुआ था? तो 4 लोकसभा क्षेत्र थे। वो जाके आप प्रीवियस वीडियो से देख सकते हैं कि वो 4 लोकसभा क्षेत्र कौन कौन से थे जो पहले चरण में शामिल थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार के मौजूदा राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर किस राज्य के निवासी हैं जिनके द्वारा हाल ही में हिमालय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन डॉक्टर उमा शंकर को सम्मानित किया गया है? ठीक है, इसका ऑप्शन है ए केरल, बी गोवा, सी सिक्किम और डी हरियाणा। तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी जो है वो गोवा के निवासी हैं। ये बिहार के 41वें राज्यपाल हैं, और ये इससे पहले हिमाचल के राज्यपाल नियुक्त किए गए थे। फिलहाल बिहार के ये राज्यपाल हैं और ये गोवा के रहने वाले हैं। अगर इसके बारे में हम और अधिक बात करें तो ये बीजेपी के विधायक भी रहे हैं 2002 से 7 के समय में। वर्ष 2012 से 15 तक गोवा विधानसभा के स्पीकर भी थे। इस दौरान इन्होंने गोवा विधानसभा को
उन्होंने पेपरलेस यानी कि कागज मुक्त करने में अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिएगा कि राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर अभी बिहार के 41वें राज्यपाल हैं और वो मूल रूप से गोवा के निवासी हैं। वो बीजेपी के तरफ से विधायक भी रहे हैं और 2012 से 15 में वो गोवा के स्पीकर भी रहे हैं। ठीक है, ये बस ध्यान में रखिएगा, इतना जानकारी इनफ है। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम आ रहा है तो हमें जितनी इम्पोर्टेंट जानकारी है सिर्फ उससे ही ध्यान में रखना है, नहीं तो बहुत हौच पौच हो जाएगा और हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 23 अप्रैल 2024 को वीर कुंवर सिंह की 166वीं पुण्यतिथि मनाई गई। कब? 23 अप्रैल 2024 को। उनकी मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? पता है आपको कि कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में। मुझे यहाँ डेट गड़बड़ लग रहा है, 23 अप्रैल 2024 दिया है, 26 अप्रैल चूँकि 1858 को उनकी मृत्यु हुई थी तो पुण्यतिथि 26 को। आप एक बार कंफर्म कर लेना 23 है या 26 है। 26 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई थी। बताएं कि 1857 के विद्रोह के दौरान किस अंग्रेज अधिकारी ने उन्हें मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था? ऑप्शन ए जॉन गैस्टिन, बी हेक्टर मुनरो, सी विलियम टेलर और डी ली ग्रैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी विलियम टेलर, चूँकि ये उस समय पटना के कमिश्नर थे। ठीक है दोस्तों, 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके दौरान कुंवर सिंह की आयु कितनी थी? 75 वर्ष थी और उनके अनुयायियों में जो थे वो निशान सिंह, हरि किशन सिंह ठाकुर, ये सब लोग शामिल थे, साथ साथ उनके भाई भी शामिल थे। ये बताइए मुझे कि पटना में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि पटना से किसने किया था। जगदीशपुर का जो है वो 15 जुलाई 1857 से, जगदीशपुर 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक वो 1857 का केंद्र रहा है। ठीक है, 18 से 58 तक। ठीक है, आप वीर कुंवर सिंह के बारे में पढ़े ही होंगे, बिहार स्पेशल में काफ़ी दिया और पढ़ के जाइएगा क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक हस्ती हैं बिहार के जिन्होंने 1857 की क्रांति में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। साथ साथ इन्होंने कानपुर के जो नाना साहब थे उनको भी मदद किया था और आखिरकार इनकी मृत्यु जो है वो 26 अप्रैल या 23 अप्रैल, कन्फ्यूज़न यहाँ पे 1858 को हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाटलिपुत्र खेल परिसर कंकड़बाग में आयोजित, कहाँ पे? पाटलिपुत्र खेल परिसर कंकड़बाग में क्या आयोजित हुआ? देखिए क्वेश्चन में भी आपको क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। 67th नेशनल स्कूल गेम्स एथलेटिक्स 2024 U17 के विजेता से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? बालक वर्ग विजेता बिहार, बालक वर्ग विजेता महाराष्ट्र, यहाँ पे बिहार नहीं होगा, महाराष्ट्र, बालिका वर्ग विजेता बिहार और बालिका वर्ग विजेता गोवा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी। कहाँ के बालक जीते इसमें? बालक वर्ग विजेता महाराष्ट्र। ठीक है, इस प्रतियोगिता में देश भर के 1500 से ज़्यादा खिलाड़ी भाग लिए थे जो सभी अंडर 17 थे, मतलब कि उनकी आयु वर्ग जो थी वो अंडर 17 ही थी। ठीक है, और कहाँ पे ये आयोजित हुआ था? पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर कंकड़बाग में 67th नेशनल स्कूल गेम्स एथलेटिक्स 2024 का आयोजन हुआ था। ठीक है, इसका उद्घाटन किसने किया था? मुख्य अतिथि बी राजेंद्र ने किया था। बी राजेंद्र ने उद्घाटन किया था, द्वारा उद्घाटन। साथ में नोट डाउन करते चलना आप लोग साइड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हाल ही में दरभंगा में आयोजित पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय हैंडबॉल पुरुष प्रतियोगिता में कौन सी विश्वविद्यालय पहले स्थान पर रही? किसमें? पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय हैंडबॉल पुरुष प्रतियोगिता में। ऑप्शन ए है आपका ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा, बी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी, सी मुंगेर विश्वविद्यालय और डी वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा।
तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा। यहाँ पे ही पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय हैंडबॉल पुरुष प्रतियोगिता हुई और किसकी अध्यक्षता में हुई? तो यहाँ के जो प्रोफेसर हैं संजय कुमार चौधरी, ये भी लिख लीजिएगा, संजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में ये प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन को बार बार पढ़िएगा, क्वेश्चन से ही आपको काफ़ी सारी जानकारियाँ मिल सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं उतना ही बता रही हूँ जितना कि आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा जिला पासपोर्ट जारी करने में राज्य में अव्वल रहा है? ये पूर्णतः फैक्ट बेस्ड है, बस हमें याद कर लेना, इसमें समझने वाला कुछ है नहीं कि हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा जिला जो है पासपोर्ट जारी करने यानी कि सबसे अधिक पासपोर्ट जारी किया है। ए है सिवान, बी अरवल, सी पटना, डी गोपालगंज। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 का ए, सिवान जो है वो पासपोर्ट जारी करने में राज्य में सबसे अव्वल रहा है। ठीक है, जो दोस्तों फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होगा उसका सिर्फ हम फैक्ट्स देख लेंगे, ज़्यादा उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि हमें कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन कर लेने हैं ताकि हमारे लिए हेल्पफुल रहे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनज़र चुनाव से संबंधित सारी जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दरभंगा के डीएम राजीव रोशन ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ए है मतदान मिथिला, बी डिजिटल मिथिला, सी दरभंगा मतदान केंद्र और डी मतदान छी मतदान कुरु। इसका आंसर हो जाएगा सी, दरभंगा मतदान केंद्र। दरभंगा के डीएम राजीव रोशन ने दरभंगा मतदान केंद्र से नाम से ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इस ऐप की खासियत यह है कि इस पर चुनाव से जुड़ी सभी प्रकार की छोटी बड़ी न सिर्फ जानकारी उपलब्ध है बल्कि चुनाव कार्य में लगे अधिकारी के नाम और कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है। ऐप के माध्यम से जो आम मतदाता न सिर्फ अपना मतदान केंद्र देख सकते हैं बल्कि अपने वोटर लिस्ट को भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी सुविधाएं देता है मतदाताओं को और एक अच्छी कदम माना जा सकता है दरभंगा के डीएम राजीव रोशन के द्वारा जो ये उठाया गया है। बहुत ही एक अच्छा कदम, सराहनीय कदम माना जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा ये कि इस ऐप का नाम दरभंगा मतदान केंद्र है। इसके उद्देश्य को मैंने अभी बता दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले के मूल निवासी हरेंद्र सिंह को हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है? ये ऑप्शन मेरे को लगता है जिले का नाम देना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन हरेंद्र सिंह, नरेश झा ये सब दिया है। तो हरेंद्र सिंह जो है वो छपरा के निवासी हैं। ठीक है, बिहार के छपरा निवासी हैं ये, और इन्हें भारतीय राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच जो है नियुक्त किया गया है, वो भी हाल ही में नियुक्त किया गया है। तो ध्यान रखिएगा इनका नाम। हरेंद्र सिंह के अगर बारे में बात करें तो ये पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी भी रहे हैं, हॉकी खिलाड़ी, और इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार भी दिया गया है, द्रोणाचार्य पुरस्कार। ठीक है, इसके अलावा उन्हें 2014 में भारतीय जूनियर टीम का मुख्य कोच भी नियुक्त किया गया था और उनके मार्गदर्शन में टीम ने 2016 में पुरुष जूनियर विश्व कप भी जीता था। ठीक है, तो इनका नाम और ये कहाँ के रहने वाले हैं और इनकी क्या मुख्य उपलब्धियाँ रही हैं ये सब ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि 12 से 19 अप्रैल 2024 तक मिक्की कला पर वर्कशॉप या प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? मिक्की नहीं हो सकता, सिक्की कला होता है, सिक्की होता है, सिक्की। मिक्की कोई कला नहीं है बिहार में, सिक्की कला है, इसको सही कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे ये जो सिक्की कला पर वर्कशॉप हुआ है 12 से 19 अप्रैल 2024 तक, यह प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है ए बिहार म्यूजियम पटना, बी पटना म्यूजियम पटना, सी बापू सभागार पटना और डी पटना चिड़ियाघर पटना। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बिहार म्यूजियम पटना, ए। ठीक है, सिक्की जो कला है ना, ये घास
मतलब घास की एक प्रकार का घास होता है जिससे सिक्की के नाम से जाना जाता है। एक प्रकार का घास है ये, ठीक है। और ये कहाँ पाया जाता है स्पेशली? तो बिहार में एक प्रकार का घास। इसके अलावा ये बिहार में पाया जाता है, उत्तर प्रदेश और नेपाल में भी पाया जाता है, ठीक है। ये सिक्की घास से वस्तुएं बनाने की कला बिहार प्रांत में एक प्राचीन कला रही है, ठीक है। इससे कई तरह की चीज़ें बनाई जाती है, जैसे कि इसको क्या किया जाता है कि सड़क के किनारे या नमी वाले इलाकों में यह पाई जाती है, तो इसे काट कर सुखाया जाता है, उस पर अलग अलग रंग लगाकर उससे कई तरह की चीज़ें बनाई जाती है, ठीक है। इसे खस घास कला भी कहा जाता है, खस घास कला भी कहा जाता है। ये भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अगर ये अभी न्यूज़ में है तो इससे कुछ भी पूछ सकता है जो भी रिलेटेड। इसकी शुरुआत जो है वो 1988 में हुई थी, मधुबनी ज़िले के रामपुर गांव के धीरेन्द्र दास ने की थी, धीरेन्द्र दास ने की थी। इसके अलावा इससे जुड़ी पारंपरिक तकनीकें जो हैं अभी भी इस्तेमाल होती है। इसमें मिथिला की संस्कृति को दिखाया जाता है खास करके, और ये जो है बेटी की विदाई के समय इससे बनी मौनी, पौती, जो सजी पंखा वगैरह होता है, इससे वो दिए जाते हैं। मतलब इसी टाइप की चीज़ें होती हैं। आप एक बार इमेज में जाके देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हाल ही में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई की रिपोर्ट के अनुसार दूरसंचार घनत्व यानी कि टेली डेंसिटी के मामले में बिहार कौन से स्थान पर है? ऑप्शन ए शीर्ष, बी है 7वां, सी 10वां और डी सबसे अंतिम। पहले तो हम ये जानेंगे कि ये टेली डेंसिटी होता क्या है। तो दोस्तों ये एक भौगोलिक क्षेत्र में प्रति 100 लोगों पर स्थिर लैंडलाइन यानी टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या है, जो कि इसमें बिहार जो है सबसे अंतिम स्थान है इसका, बिहार का। चूँकि यहाँ पे टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या प्रति 100 लोगों पर बहुत कम है, इसलिए सबसे अंतिम स्थान इसको मिला है। अगर हम TRAI की फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है टेलीकॉम, ये भी रख लीजिएगा ध्यान में आप लोग, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 जून 2024 को किसे फ्रांसीसी सीनेट में भारत गौरव अवार्ड से नवाजा गया? ऑप्शन ए किशोर कुणाल, बी गणेश आचार्य, सी जीतन राम मांझी और डी विंदेश्वर पाठक। इसका आंसर हो जाएगा ए किशोर कुणाल, ठीक है। और इन्हें कौन सा भारत गौरव अवार्ड दिया जा रहा है? तो 11वां ये भारत गौरव अवार्ड है। इसके अलावा अगर हम किशोर कुणाल के बारे में बात करें तो यह महावीर मंदिर न्यास के सचिव रहे हैं और इन्होंने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की हैं, जैसे कि इन्हें सेवा के क्षेत्र में ये IPS से रहे थे एक समय पे, इन्होंने त्याग पत्र दे दिया और समाज सेवा और धर्म के कार्यों में लग गए, ठीक है। आज महावीर मंदिर जितना भी सेवा का जो समाज सेवा का काम करता है, उन योजनाओं के पीछे किशोर कुणाल का ही सोच और जो मेहनत है, ठीक है। केसरिया के नज़दीक जो पूर्वी चंपारण में केसरिया के नज़दीक विराट रामायण मंदिर का निर्माण हो रहा है अभी, जिसमें सबसे ऊंचे शिवलिंग की स्थापना की जाएगी विश्व के। कल ही हमने इस पे डिस्कस किया था, उसके निर्माण कार्य में ये लगे हुए हैं, ठीक है। अगर हम भारत गौरव अवार्ड की बात करें तो इसे 2012 से शुरू किया गया, ध्यान रखिएगा 2012 से यह शुरू हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में वर्ष 2020 से मार्च 2024 तक ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए है नालंदा, बी पटना, सी सहरसा और डी औरंगाबाद। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नालंदा जो है ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी में शीर्ष पर रहा है, वो भी कब से कब तक? तो वर्ष 2020 से मार्च 2024 तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कुछ समझने लायक था नहीं, ये सिर्फ एक रैंकिंग था जिसमें नालंदा सबसे अव्वल रहा है।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भारतीय प्रबंधन संस्थान बोध गया के 6ठे वार्षिक दीक्षांत समारोह में भाग लिए हैं। बताएं कि बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है। ऑप्शन ए है आपका द्वितीय, बी तृतीय, सी पंचम और डी षष्ठम। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, पंचम अपने वंश की पंचम पीढ़ी का है। जो पहला जो पेड़ था उसे शशांक के द्वारा काट दिया गया था बहुत पहले। इसके अलावा इसने कई पीढ़ियाँ चेंज हुई और फिलहाल में जो है वो पंचम पीढ़ी का रहा है। अगर हम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बारे में बात करें दोस्तों, तो ये 14वें उपराष्ट्रपति हैं, भारत के 14वें नंबर के हैं ये उपराष्ट्रपति, ठीक है। और ये ध्यान में रखिएगा कि 6ठा वार्षिक दीक्षांत समारोह में इन्होंने भाग लिया है और अभी बोधि वृक्ष का पूछा गया है। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, 2 से 3 बार ऑलरेडी पूछ चुका है। अगर और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 9 अप्रैल 2024 को बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर पर्यावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिकी के विकास में जन सहभागिता पर कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया गया। ऑप्शन है ए नीतीश, बी इनसे मिलिए, सी बेफिक्र और डी डिजिटल बिहार। तो दोस्तों इसका आंसर आप सब बताओगे मुझे कमेंट बॉक्स में। अगर आप लोग सही नहीं बता पाए तो मैं कल के सीरीज़ में आपको बता दूंगी और कल मैं कोशिश करूंगी कि और अधिक से, मैं बस टाइम ड्यूरेशन को लेकर के कि अगर ज़्यादा समय हो जाए तो कहीं आप बोर ना हो जाओ, इसीलिए अभी 15 क्वेश्चन में ये करती हूँ। बट कल से मैं कोशिश करूंगी कि 20-20 क्वेश्चन का सीरीज़ हो, ठीक है। तो इसका आंसर आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, जिससे आपका भी रिवीजन स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चूँकि एग्ज़ाम आने वाला है तो आप जल्दी जल्दी इसको शेयर करें और अपने दोस्तों तक भी पहुँचाएँ। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।